वेलकम टू योर चैनल देवेन श्री और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवेन श्री चैनल पर। हम पढ़ रहे थे संवैधानिक इतिहास और संवैधानिक इतिहास में अपन ने पढ़ लिया था उन अधिनियमों को जिनको लागू कर रहा था कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे उन अधिनियमों की जिनको लागू कौन करेगा? ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश महारानी जो है वो लागू करेगी। देखो, चाहे ब्रिटिश महारानी लागू करे या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करे, दोनों में कानून कौन निर्माण करेगा? ब्रिटिश संसद निर्माण करेगी कानूनों का। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ब्रिटिश संसद क्या करेगी? कानून निर्माण करेगी, लेकिन उनको लागू करने का जो काम है वो कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगा। जैसे ब्रिटेन महारानी जो है विक्टोरिया, अब वो क्या करेगी? वो लागू करेगी किसको? कानूनों को। ठीक है, देखो क्या होता है। अब आता है अपना 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखो, इससे पहले एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है अपने भारत देश में तात्कालिक समय में। उस समय 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो चुका है और सभी ब्रिटिश लोगों को पता चल चुका है कि भारत में अब शासन करना कठिन कार्य है, क्योंकि भारत की जनता में क्या हो रहा है? विद्रोह की भावना पैदा हो चुकी है, जिससे यहाँ पर अब जो शासन व्यवस्था है उसको थोड़ा संभाल कर चलना होगा। इसीलिए जो कंपनी का शासन है वह समाप्त कर दिया जाएगा और किसका शासन होगा? अब ब्रिटिश ताज, ब्रिटेन की महारानी का सीधा नियंत्रण होगा किस पर? भारत पर। देखिए, और इसीलिए लाया गया 1858 भारत शासन अधिनियम। 1858 में क्या लाया गया? भारत शासन अधिनियम। और यह किसके द्वारा लाया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, क्या होता? रानी विक्टोरिया जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने एक एजेंट भेजा, गवर्नर जनरल के तौर पर लॉर्ड कैनिंग को भेजा रानी विक्टोरिया ने। कहाँ पर? भारत में कहाँ पर? इलाहाबाद। और इलाहाबाद दरबार लगता है, वहां पर घोषणा करते हैं कौन? लॉर्ड कैनिंग। अब घोषणा में क्या क्या कानून का निर्माण किया और कौन कौन से लागू करने के लिए यहाँ पर घोषणा करेंगे। देखो, सबसे पहला जो कानून था वह था भारत में गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल की जगह, इस पद के नाम की जगह एक नया नाम दे दिया गया जिसका नाम था वायसराय। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? भारत में जो अब तक गवर्नर जनरल चल रही थी पद, उस पद को समाप्त करके वायसराय पद बना दिया गया। ठीक है, अगला जो है कानून वह क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई कि अब भारत पर जो शासन होगा वह सीधा क्या होगा? ब्रिटेन से नियंत्रित होगा। अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन नहीं चलेगा। ठीक है, और उसके बाद एक और यहाँ पर कानून बनाया गया, भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का गठन किया गया, क्यों किया गया? भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था थी, भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और अपना नियंत्रण और पुख्ता करने के लिए जो ब्रिटेन की महारानी है उसने क्या किया? भारत परिषद का गठन किया गया। और भारत परिषद का जो गठन किया गया, इस परिषद का जो मुखिया था वह कौन था? भारत सचिव। क्या नाम दिया गया मुखिया को? भारत सचिव दिया गया। और इसी का दूसरा नाम था भारत मंत्री। ठीक है, और जो भारत सचिव या भारत मंत्री है ये कहाँ पर बैठेगा? लंदन में बैठेगा, लेकिन किस पर नियंत्रण करेगा? भारत पर नियंत्रण रखेगा। अब लेकिन भारत में भी कोई होना चाहिए, तो भारत में अंग्रेजों की तरफ से कौन था? जो वायसराय जो नया पद बनाया था वह भारत में तैनात था ब्रिटिश महारानी की ओर से। उसको क्या बोलते थे अपन? वायसराय बोलते थे 1858 के बाद। तो इस तरह से आपने देखा 1858 का भारत शासन अधिनियम एक क्रांति होने के बाद अस्तित्व में आया और घोषणा हुई थी इलाहाबाद में। और इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने रानी विक्टोरिया के एजेंट के रूप में क्या की? घोषणा की इन कानूनों की। पहला तो क्या कानून था? जी गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर वायसराय बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई और भारत परिषद का गठन किया गया भारत की राजनीतिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक मुखिया बनाया गया भारत परिषद गठन का, जिसको क्या बोलते हैं? भारत सचिव या भारत मंत्री, जो लंदन में बैठता है, वहां से नियंत्रित करेगा भारत को। और भारत में भी कोई होना चाहिए, ठीक है, नियंत्रित करने के लिए। यहाँ पर कौन था? वायसराय। कौन था? वायसराय। ठीक है, तो इसमें 1858 के भारत शासन अधिनियम में इतना ही है। चलते हैं आगे अधिनियम पर। देखिए, आपका अगला अधिनियम आता है 1858 के बाद 1909 भारत शासन अधिनियम। और 1909 भारत शासन अधिनियम जो है इसका दूसरा नाम है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। देखिए क्या था? भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसको सुधार करने के नाम पर अंग्रेजों ने मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या किया? पास किया, कानून बनाया। इसमें जो मॉर्ले था वो लॉर्ड मॉर्ले था और लॉर्ड मॉर्ले जो था वो भारत सचिव के पद पर नियुक्त था, जो कहाँ पर बैठता था? लंदन में बैठता था। और भारत में जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड मिंटो था। और भारत सचिव मॉर्ले और वायसराय कौन? मिंटो। इन दोनों के
प्रयासों से सुधार अधिनियम लाया गया 1909 भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत में। और इसमें कानून जो बनाए गए, उसमें जो कानून बनाए गए वो क्या बनाए गए, देखो पहला कानून जो बनाया गया वो था भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ, तो आप क्या बोलोगे 1909 भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो 1909 भारत शासन अधिनियम में पहली बार भारत में निर्वाचन प्रणाली किसके आधार पर, संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन प्रणाली का शुभारंभ क्या, प्रारंभ हुआ, शुरुआत की गई। और आपको पता है देखो सबसे पहले किसको दिया गया, मुसलमानों को दिया गया। यह निर्वाचन प्रणाली में जो अधिकार दिया गया किसको दिया गया, केवल और केवल मुसलमानों को दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हो मुसलमानों को क्यों दिया गया, क्योंकि मुसलमान जो थे वहाँ पर अल्पसंख्यक थे और अल्पसंख्यकों को यहाँ पर निर्वाचन में भाग लेने की क्या दी गई, छूट दी गई, अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए गए, जिससे यहाँ पर क्या हुआ, हिंदू और मुसलमानों में क्या हुआ, एकता को खंडित किया गया। तो भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, 1909 में हुई। और सबसे पहले अंग्रेजों ने मुसलमानों को पृथक रूप से संप्रदाय के रूप से निर्वाचन में भाग लेने की अधिकार प्रदान किए। दूसरा जो है पॉइंट इसमें क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो जनक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो जनक है क्या, किसको बोलते हैं अपन, लॉर्ड मिंटो सेकंड को कहा जाता है, ठीक है। तो अपन ने बात की 1909 के भारत शासन अधिनियम में लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो जो थे, मिंटो था वायसराय था भारत में, और लंदन में जो नियुक्त था भारत से वो था मॉर्ले। इन दोनों के नामों पर सुधार अधिनियम लागू किया गया। यहाँ पर भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरुआत की गई और सबसे पहले किसको दिया गया, मुसलमानों को दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसको बोलते हैं, लॉर्ड मिंटो सेकंड को कहा जाता है। चलते हैं अगले 1919, अपन बात करते हैं अगले भारत शासन अधिनियम की जो आया 1919 में। तो 1919 भारत शासन अधिनियम, इसका दूसरा नाम जो है वह है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। देखो यहाँ पर मॉन्टेग्यू जो है वह पूरा नाम है लॉर्ड मॉन्टेग्यू, और जो मॉन्टेग्यू है वह भारत सचिव के पद पर कार्यरत हैं, कहाँ पर, लंदन में। और जो चैम्सफोर्ड है वो क्या है, वायसराय है भारत में, ठीक है। तो चैम्सफोर्ड वायसराय के पद पर है भारत में। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के नाम के आधार पर ही क्या है, इसका नाम पड़ा है अधिनियम, ठीक है। तो 1919 भारत शासन अधिनियम में कुछ जो कानून बनाए गए वो निम्न प्रकार से थे। देखो सबसे पहली बात तो कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया गया। पहले अपन ने पढ़ा था जो बंगाल के बक्सर युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में क्या कर दिया था, द्वैध शासन स्टार्ट कर दिया था। तो उसी द्वैध शासन की तर्ज पर यहाँ पर भी प्रांतों में, सभी प्रांतों में जो अंग्रेज सरकार, अंग्रेजों के अधीन थे, उन सभी प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया गया। तो आपसे कोई पूछे कि द्वैध शासन व्यवस्था को प्रांतों में कब स्टार्ट किया गया, तो आप बोलोगे 1919 भारत शासन अधिनियम के अनुसार। देखो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया, और मैंने आपको बताया द्वैध शासन व्यवस्था क्या होती है कि विषयों को दो भागों में बांट देना, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय में वे सभी विषय आते हैं जिनमें क्या होती है, खाली खर्च वाले मुद्दे आते हैं, और जो अपना आरक्षित विषय होते हैं जो गवर्नर के पास सुरक्षित होते हैं, उनमें होते हैं कौन से, आय वाले, जहां पर राजस्व की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इस तरह से प्रांतों में भी क्या लगा दिया गया, द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया गया। दूसरा कानून आया उत्तरदायी शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। तो 1919 भारत शासन अधिनियम में कहा गया कि हम क्या करेंगे, अंग्रेजों ने कहा कि हम उत्तरदायी शासन व्यवस्था को प्रारंभ करेंगे। और उत्तरदायी शासन क्या होता है, देखो उत्तरदायी शासन का मतलब ये होता है कि पहले क्या होता है, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी होती थी उसमें केवल अंग्रेज ही भाग ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भी अब भारतीयों को भी क्या करेगा, शामिल किया जाएगा। उस समय का तात्कालिक परिप्रेक्ष्य देखो, यहाँ पर क्या है महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या है मद्रास, ठीक है। तो भारत के दक्षिण हिस्से में अपना महाराष्ट्र और अपना यहाँ पर मद्रास, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो आंदोलन कर रहे थे स्वराज के लिए, वो कर रहे थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर आंदोलन चल रहा था तीव्र गति से। और जो मद्रास है वहाँ पर कर रही थी कौन, एनी बेसेंट, कौन, एनी बेसेंट जो है वो यहाँ पर क्या कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, ठीक है। मद्रास में किया एनी बेसेंट आंदोलन स्वराज को लेकर, और तिलक ने किया महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर जब आंदोलन हो रहा था तो एक पत्रकार थे वैलेंटाइन शिरोल, तो ब्रिटेन के पत्रकार वैलेंटाइन शिरोल ने, वैलेंटाइन शिरोल जो है उसने तिलक को क्या कह दिया, बाल गंगाधर तिलक को बोल दिया कि जो बाल गंगाधर तिलक है वह भारतीय अशांति का जनक है। तो जिनके कारण क्या हो रही है, भारत में अशांति हो रही है, वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक है। तो इसीलिए तिलक क्या, वो नाराज हुए इस पत्रकार पर, और इस पत्रकार पर क्या मान हानि का दावा ठोकने के लिए कहाँ चले गए, लंदन चले गए।
और ये तो चले गए लंदन, और यहाँ पर जो अब नेता ही नहीं है, तिलक ही क्या थे, प्रमुख नेता थे यहाँ पर, तो इस आंदोलन को क्या हो गया, धीमा पड़ गया नेता नहीं होने के कारण। ठीक है, तो नेता तो इसका हट गया आंदोलन का तिलक के जाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आंदोलन का जगह धीमा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो एनी बेसेंट है वहाँ पर क्या कर रही है, आंदोलन कर रही है मद्रास में, और अब क्या कर रही है, यहाँ पर तीव्र आंदोलन होने के पर अंग्रेजों को लगा कि क्या करें, कुछ किया जाना चाहिए, और इसलिए उन्होंने क्या किया, एनी बेसेंट को लंदन बुला लिया गया, और वहाँ पर बोला गया एनी बेसेंट को कि आपको हम क्या करेंगे, क्रमिक रूप से धीरे धीरे करके आपको कर देंगे उत्तरदायी शासन व्यवस्था में आपको हिस्सा देंगे, मतलब आप भारतीयों को मिलेगा उत्तरदायी शासन व्यवस्था में भागीदारी मिलेगी। तो इस तरह से उत्तरदायी शासन प्रारंभ हुआ कब, 1919 के भारत शासन अधिनियम में, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपने बात की उत्तरदायी शासन तक। ठीक है, तो उत्तरदायी शासन प्रारंभ होगा, प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हो जाएगा। देखो अब क्या आता है, 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया था, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विस्तार करेंगे, और विस्तार कैसे करेंगे, चार संप्रदायों को क्या करेंगे, शामिल करेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में। आपको ध्यान होगा 1909 में जो भारत शासन अधिनियम मॉर्लेमेंटो अधिनियम में अपन ने पढ़ा था कि वहाँ पर क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरुआत हुई थी, और उसमें केवल और केवल एक ही संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय को क्या किया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया था। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1919 में चार संप्रदायों को और शामिल कर रहे हैं, कहाँ पर, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। और कौन कौन से चार संप्रदाय थे, पंजाब के सिख, भारतीय ईसाई हैं, जो भारत के जो ईसाई थे जिन्होंने भारत की नागरिकता ली हुई थी, यूरोपियनों को, और आंग्ल भारतीयों को क्या किया था, इन चारों समुदायों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। अब आंग्ल भारतीय क्या होते हैं, आंग्ल भारतीय वे होते हैं जिनकी माता क्या होती है, भारतीय होते हैं, लेकिन जिनके जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं, अंग्रेज होते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, आंग्ल भारतीय बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं बात, तो चार संप्रदायों को शामिल किया गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या किया, विस्तार किया गया। आगे अपन चले तो केंद्र व प्रांतों में विषयों का बंटवारा कर दिया गया, मतलब अब शक्तियों का क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। कुछ शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है, और कुछ शक्तियां किसके पास है, प्रांतों में दे दी गई है, लेकिन जो मेन मुख्य शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास ही रहेंगी। प्रांतों को केवल क्या है, औपचारिकता के लिए कुछ शक्तियां प्रदान कर दी गई। तो मेन रूप से तो अपन बात करें, केंद्र प्रांतों में विषयों का बंटवारा हो गया। जैसे अपने विषय हैं यहाँ पर संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। ठीक है, विषय है इसी प्रकार जैसे अपने केंद्र में शक्तियां प्राप्त है, राज्यों को अलग अलग शक्तियां प्राप्त है, इसी तरह उस तात्कालिक समय में भी केंद्र व प्रांतों के मध्य क्या करें, शक्तियों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा कर दिया गया था। ठीक है, अपन बात करें आगे तो 1919 में द्विसदनात्मक व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया गया था। दो सदन चालू कर दिए थे 1919 में। पहला जो आज का जो राज्यसभा है उसके तौर पर राज्य परिषद, और जो आज का लोकसभा है उसको बोलते थे पहले केंद्रीय विधानसभा। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था भी क्या हुई थी, प्रारंभ हो गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। पहली कौन थी, राज्य परिषद, जो आज की क्या है राज्यसभा, और केंद्रीय विधानसभा जो थी दूसरी, जो आज की क्या है लोकसभा के तर्ज पर है। अपन अगर बात करें 1919 का भारत शासन अधिनियम पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ कब, 1921 में। ठीक है, तो 19 का भारत शासन अधिनियम पूर्ण रूप से लागू होता है 1921 में। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा 1919 का भारत शासन अधिनियम आपको, ठीक है, ये है। और चलते हैं अगले शासन अधिनियम पर, वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के बाद अपन बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की। देखो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको संवैधानिक इतिहास का मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान के निर्माण में 1935 के भारत शासन अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसकी बहुत सारी चीज़ें, कम से कम 70% जो संविधान है अपना इसी पर आधारित है। देखिए अपन को बात करें अगर 1935 की भारत शासन अधिनियम की, तो यह सबसे बड़ा क्या है अधिनियम है। 1935 का अधिनियम जो है अब तक बने हुए कानूनों में सबसे बड़ा कानून माना जाता है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में यहाँ पर अखिल भारतीय संघ का प्रावधान हुआ, लेकिन इसमें देशी रियासतों से मिलने से मना कर दिया, जिसके कारण यह अस्तित्व में नहीं आ पाया। आधी से ज़्यादा देशी रियासतें नहीं चाहती थी कि वह अखिल भारतीय संघ में क्या हो, विलय हो, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम अखिल भारतीय संघ में विलय नहीं होंगे, और इसलिए जो अखिल भारतीय संघ है वह अस्तित्व में नहीं आ पाया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ही क्या की, इसकी आलोचना की, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है उसके जो
नेतृत्व करता थे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, वे चाहते थे कि उन्हें क्या दिया जाए, एक अलग से क्षेत्र दिया जाए जिनके लिए, मुसलमानों के लिए, ठीक है। और कांग्रेस ये चाहती थी कि यहाँ पर जो कौम भारतवासियों को एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था इसमें दी जाएगी, लेकिन उसकी जो उम्मीद थी वह यह जो भारत शासन अधिनियम है कांग्रेस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या की, इस भारत शासन अधिनियम की 1935 की क्या की आलोचना की। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, इसको दास्ता का अधिकार पत्र कहा, दास्ता का अधिनियम कहा 1935 के भारत शासन अधिनियम को। क्या किया, अगला जो कानून बनाया वह बनाया केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया। जो अब तक प्रांतों में चल रहा था द्वैध शासन, उसको प्रांतों में से हटाकर केंद्र में लागू कर दिया गया। प्रांत जो है, अब केंद्र में द्वैध शासन लगने के बाद प्रांत केवल और केवल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। आगे अपन बात करें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में और अधिक विस्तार किया गया और इसमें 3 संप्रदायों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। पहला महिलाओं को किया गया शामिल, दूसरा मजदूरों को और तीसरा दलितों को भी इसमें शामिल किया गया। इस तरह से आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है वो कंप्लीट होता है। देखिए एक बार देख लेते हैं। 1935 जो है भारत शासन अधिनियम संवैधानिक इतिहास का मिनी संविधान कहलाता है, सबसे बड़ा अधिनियम है। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, लेकिन देशी रियासतों ने मिलने से मना कर दिया, इसलिए अखिल भारतीय संघ जो है वह अस्तित्व में नहीं आया और ये प्रावधान असफल हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या की, इसकी आलोचना की, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमको क्या अलग से क्या क्षेत्र दिया जाए, ठीक है, और कांग्रेस चाहती थी कि हमें जो भारतवासी उनको उत्तरदायी शासन दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पर दोनों की उम्मीद खरी नहीं उतर पाया। कौन, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और इसीलिए दोनों ने क्या की, आलोचना की। जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का अधिकार पत्र कहा, दास्ता का अधिनियम कहा। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया प्रांतों से हटाकर। तो आपसे कोई पूछे कि प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कब कर दिया गया, तो आप क्या बोलोगे, 1935 का भारत शासन अधिनियम के अनुसार, ठीक है। प्रांतों को द्वैध शासन से स्वतंत्र कर दिया गया, वो भी क्या आएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। प्रांतों को द्वैध शासन से स्वतंत्र कर दिया गया कब, 1935 में, और केंद्रों में लगा दिया गया क्या, द्वैध शासन व्यवस्था को केंद्रों में लगा दिया गया। और अब प्रांत जो है केंद्र के एक एजेंट के रूप में कार्य करने लगे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में विस्तार किया गया वापिस से 3 संप्रदायों, जिनमें 3 संप्रदाय में कौन कौन था, महिलाएं, दलित और कौन था, मजदूर वर्ग जो थे, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में क्या किया गया, शामिल कर लिया गया। इस तरह टोटल मिलाकर 4 और 1 5 और 3 8, तो 8 जो संप्रदाय थे वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किए गए, ठीक है। तो इस तरह से आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम कंप्लीट होता है। अगले अधिनियम पर बात करेंगे अपन 1947 का भारत शासन अधिनियम, और वह शासन अधिनियम लास्ट था, जिसके बाद अपन को भारत देश को क्या मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद अपन बात करते हैं 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखो, ये अधिनियम आया भारत में माउंटबेटन योजना के आधार पर। देखो, माउंटबेटन योजना के आधार पर यहाँ पर ब्रिटिश संसद ने क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 को पारित किया। कहाँ पर हुआ पारित, ब्रिटिश संसद में पारित हुआ, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947, विधेयक का नाम क्या है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 को पारित किया। के आधार पर, माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत में अब देखो इसके तहत क्या होगा, इस विधेयक के तहत भारत में महामहिम की सरकार का जो उत्तरदायित्व था, इतने सालों से अंग्रेज राज कर रहे थे, वो 15 अगस्त 1947 को क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को समाप्त होने के बाद यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 14 और 15 अगस्त को भारत व पाकिस्तान को 2 अलग अलग डोमिनियनों का गठन कर दिया जाएगा, मतलब भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका संवैधानिक इतिहास पूरा होता है। अपन बात करेंगे आगे संविधान में, संविधान सभा से पूर्व का परिदृश्य के बारे में और संविधान सभा के गठन के बाद के परिदृश्य की, और उसके बाद अपन बात करेंगे संविधान के प्रारंभ की। संविधान को स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना से, अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद भाग पढ़ेंगे कितने हैं, उसके बाद अपन संविधान के अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने देवेन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी रिलेटिव्स के साथ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।